अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान ने रकम की तारीख, चंद्रयान-3 की चांद की सतह पर कामयाब लैंडिंग। पीएम मोदी ने कहा, ये नए हिंदुस्तान के जश्न मनाने का वक्त है, ये लम्हा बेमिसाल है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने किया जिला मेदक का दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती व फलाही कामों में लिया हिस्सा। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया निजामिया तिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल का दौरा, चारमीनार रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान और दीगर के साथ किया मुआयना। ख़वातीन रिजर्वेशन बिल मेरा ज़ाती एजेंडा नहीं है, एमएलसी कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दिसंबर में बिल के लिए दोबारा की जाएगी जिद्दोजहद। पुराने शहर हैदराबाद में इत्तेफाकी तौर पर गोली चल जाने से हेड कांस्टेबल की मौत। हुसैन आलम पुलिस पूरे मामले की कर रही है छानबीन। और अब खबरों की तफसील। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने आज 23 अगस्त को नई तारीख रकम करते हुए चंद्रयान-3 को कामयाब तरीके से चांद की सतह पर लैंड करा दिया है। दुनिया भर में सबकी नज़र चंद्रयान-3 की कामयाब लैंडिंग पर बनी हुई थी। पूरे हिंदुस्तान में इसकी लैंडिंग को लेकर लोगों में जोश व खरोश देखने को मिल रहा था। इसरो की इस तारीखी कामयाबी के बाद पीएम मोदी ने खिताब करते हुए कहा कि ये लम्हा बेमिसाल है। दूसरी जानिब तमाम हिंदुस्तानियों ने इसरो के साइंसदानों की सताइश करते हुए फ़ख्र महसूस किया। बता दें कि हिंदुस्तान ये कारनामा अंजाम देने वाला चौथा मुल्क बन गया है और ज़मीन के वाहिद कुदरती सैटेलाइट के जनूबी कुतुब तक पहुंचने वाला पहला मुल्क बन गया है। Only 2 engines are now being fired and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering and now we are approaching the moon surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. Let लैंडर us all मॉड्यूल wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज चारशंबे के रोज़ ज़िला मेदक का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती और फलाही कामों में हिस्सा लिया। अपने दौरे के दौरान सीएम केसीआर ने इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट ऑफिस, ज़िला एसपी ऑफिस और बीआरएस ज़िला पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह किया। एक और तकरीब में सीएम केसीआर ने माजूरीन को 4016 रुपये की पेंशन की रकम, बीड़ी ठेकेदार और पैकरों को 2016 रुपये आसरा पेंशन की तकसीम भी अमल में लाई। मेदक कांग्रेस के जिला सदर तिरुपति रेड्डी ने कांग्रेस कायदीन कारकुनान के हमरा सीएम केसीआर के दौरे में रुकावट खड़ी करने की कोशिश की। कांग्रेस कायदीन ने इस ज़िमन में एक बाइक रैली निकालने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने रैली को रोक लिया, जिस पर कांग्रेस कायदीन कारकुनान और पुलिस के दरमियान हल्की कशीदगी देखी गई। बाद पुलिस ने कांग्रेसी कायदीन कारकुनान को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज चारशंबे के रोज़ चारमीनार रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान के हमरा निज़ामिया तिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल का दौरा करते हुए इमारत का मुआयना किया। इस मौके पर पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सोहेल खादरी, यूनानी अस्पताल सुपरिटेंडेंट, अमला और दीगर मुतल्लिक़ा सरकारी ओहदेदार मौजूद थे। Yeah, I met him. I know. Yeah, we have met before. Yes. So you can explain. Yes. We have inspected the total building, sir. Earlier in 2012, part of the work was taken up. The council requirements. There are some laid down norms which are need to be fulfilled. So for that, have you had a discussion with We had discussion with RMO and the doctors already here, and we are consulting those documents, National Medical Council and also NABH guidelines. Yes. Because now these days now for any college to survive, accreditations are also necessary now. NAC accreditation is necessary, and we have to fulfill all the norms. And one more thing which is very important is that, as you just mentioned, the eastern side you said we will be demolishing some old structures and constructing new building. Yes. So will you get a permission for the new construction? Yes, I think I will be able to represent the government to present the case before Heritage Preservation Committee. Because the issue is that the surroundings of Charminar, there are some restrictions for any new construction. हैदराबाद के टूरिज्म प्लाजा होटल में तेलंगाना प्रेस एकेडमी के तहत 7 साल कबल रियासती हुकूमत की जानिब से सहाफ़ियों को संक्षेमा निधि, पत्रिका वेला निधि के नाम पर दिए गए 42 करोड़ के फलाही फ़ंड पर हासिल सूद को आज तेलंगाना स्टेट मीडिया एकेडमी की जानिब से माली इमदाद के तौर पर मरने वाले सहाफ़ियों के अहल खाना, काम करने से खासिर और बेबस सहाफ़ियों में चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस तकरीब में रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए मीडिया एकेडमी चेयरमैन अल्लाम नारायणा के हमरा इस्तेफादा को निगाह में चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर रियासती महकमा इत्तलात व नशरियात के डायरेक्टर अशोक रेड्डी, TUWJ के जनरल सेक्रेटरी मारुति सागर, INPR के अफसरान किशोर बाबू, वेंकटेश्वर राव, सहाफ़ी यूनियनों के नुमाइंदों और मुख्तलिफ अजला से सहाफ़ियों के ख़ानदानों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। చూడడం మీ అందరికీ కనీసమైన కొంతన్నా సాయం చేయగలగడం అనేది ఒక పెద్ద కార్యంగా నా జీవితంలో నేను భావిస్తున్నాను. ఇది ముఖ్యమంత్రి కార్యం, ఆయన చేసిన ఒక గొప్ప పని. మీతో మేము ఉన్నాం, కనీసం ఉన్నాం అంటే మీ అంత మొత్తం సమస్యలు మేము తీర్చలేం, కానీ మీరు కుటుంబాలను కోల్పోయిన వాళ్ళు కాబట్టి, మీ కుటుంబ పెద్దను కోల్పోయిన వాళ్ళు కాబట్టి మీకు కనీసం ఒక అండగా ఉండడానికి, ఆధారంగా ఉండడానికి మేము ఈ ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మీరు మీడియా అకాడమీ కుటుంబం అనుకోండి, లేదా తెలంగాణ ప్రభుత్వం కుటుంబం అనుకోండి. ఎందుకంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒక్కటి మాత్రమే ఇట్లా మరణించిన జర్నలిస్టుల కుటుంబాలకి ఇట్లాంటి మరి అలాంటి ఉద్యమానికి తెలంగాణ జర్నలిస్టులకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చినటువంటి నాయకుడు, ధైర్యాన్ని ఇచ్చిన వ్యక్తి మనం అల్లం నారాయణ. మరి ఆయన ప్రెస్ అకాడమీ చైర్మన్ ఉన్నందుకే జనరల్గా ముఖ్యమంత్రి గారు నాయకుడిని బట్టి ఉంటుంది. అరే మిమ్మల్ని అందరినీ ఆ రోజు నడిపించిండు, ఉద్యమాన్ని నడిపించిండు, నాయకుడి నమ్మకం అట్లా ఉంటుంది. కనుక తెలంగాణ ఉద్యమంలో రాష్ట్రం రావడంలో ప్రధాన భూమిక పోసిన వ్యక్తి ఈరోజు చైర్మన్ అవ్వడం అనేది నిజంగా చాలా అదృష్టం. విలువ ఎందుకంటే చాలా మందికి ₹1,00,000, ₹2,00,000 ఏదో అనుకోవచ్చు, కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కుటుంబాలకు డబ్బులు కన్నా ఎక్కువైందంటే, ఇగో మమ్మల్ని పిలిచిండ్రు, మాకేమన్నా అయితే మా సంఘం ఉందిలే, మాకు లేకపోయినా BRS-MLC के कविता ने कहा है कि खवातीन रिजर्वेशन बिल उनका ज़ाती एजेंडा नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तमाम खवातीन कानून साजों में रिजर्वेशन चाहती हैं। उन्होंने याद दिलाया कि BR अम्बेडकर ने खवातीन के रिजर्वेशन के लिए भी जिद्दोजहद की थी। कविता ने कहा कि इस वक्त पार्लियामेंट में खवातीन की तादाद सिर्फ 12% है। उन्होंने कहा कि अगर
पहली लोकसभा में 8% खवातीन मेंबरान पार्लियामेंट थी तो अब ये तादाद सिर्फ 12% तक पहुंची है। MLC कविता का कहना था कि किशन रेड्डी और बीजेपी कायदीन उन पर बिला वजह तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि मोदी हुकूमत ने 14 साल से खवातीन बिल को मंजूर क्यों नहीं किया। उन्होंने ऐलान किया कि वो दिसंबर महीने में खवातीन के रिजर्वेशन बिल के लिए दोबारा जिद्दोजहद करेंगी। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, स्मृति ईरानी समेत तमाम खवातीन लीडरों को इसके लिए मदऊ किया जाएगा। పెద్ద ఎత్తున మనము మహిళా బిల్లు పాస్ చేయాలని ధర్నా చేపట్టినప్పుడు కూడా రెస్పాండ్ కానటువంటి పార్టీలు, రెస్పాండ్ కానటువంటి నాయకులు అందరూ కూడా నిన్న మాత్రం పెద్ద ఎత్తున రియాక్ట్ అయినరంటే అర్థం ఏంటంటే మహిళా బిల్ అనేటటువంటి అంశానికి ఖచ్చితంగా ప్రాధాన్యత ఉన్నది. కానీ రాజకీయ పార్టీలు వాటి మీద శ్రద్ధ చూపించదలుచుకోలేదన్నది నిన్నటితోని స్పష్టంగా మనందరికి కూడా అర్థమైంది. అయితే ఇవాళ నేను తెలంగాణ ప్రజలకు, దేశ ప్రజలకు కూడా చేసే విజ్ఞప్తి ఏంటిదంటే, ఇది కేవలం టికెట్లు వచ్చినప్పుడు టికెట్లు ఎన్ని ఇచ్చినాం, ఏ పార్టీ ఎన్ని ఇచ్చింది అనేటటువంటి కొట్లాట మాత్రమే కాదు. అసలు ఓవరాల్గా మహిళా అంశాలకు ప్రాధాన్యత ఏంది, మహిళలకు ఉన్నత చట్టసభల్లో, అసెంబ్లీ, పార్లమెంట్లో ప్రాతినిధ్యం 75 సంవత్సరాలైనా ఎందుకు ఇవ్వలేకపోయినాం, ఇవి మేజర్ అంశాలు. వాటి మీద మాట్లాడకుండా కేవలం ఏదో కవిత ఇట్లా అన్నది కానీ బీఆర్ఎస్ పార్టీలో టికెట్లు ఇవ్వలేదు, ఇట్లా నా పర్సనల్ ఫైట్ కాదు ఇది. ఇవాళ 140 కోట్ల మంది భారతీయులు ఉంటే అందులో 70 కోట్ల మంది ఆడబిడ్డలు ఉన్నాము. ఆ 70 కోట్ల మందికి కూడా వారి ఫ్యూచర్లో ఏంటి అన్నది ప్రశ్నార్థకంగా ఉన్నది. మహిళలకు అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు, లోకల్ బాడీస్లో రిజర్వేషన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు చాలా పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు రాజకీయ ప్రక్రియలో. ఇవాళ 14 లక్షల పైచీలు బాధాకరం. అయితే ఈ దేశంలో అంబేద్కర్ గారు కూడా ఒకప్పుడు కొట్లాడారు మహిళల కోసం. మహిళలకు రిజర్వేషన్ ఉండాలి, ప్రాపర్టీలో హక్కు ఉండాలి, ఆస్తిలో హక్కు ఉండాలి. కొట్లాడినప్పుడు అవహేళన చేసిండ్రు, తద్వారా ఆయన రాజీనామా కూడా ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితులు కల్పించారు. అంటే ఎంత రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది మహిళల హక్కుల కోసం అడిగినప్పుడు, ఎంత వ్యతిరేకత ఉంటుంది సమాజంలో అన్నది కొత్త అంశం కాదు. కానీ ఇప్పటికీ కూడా పార్టీలన్నీ కూడా కొంచెం క్లోజ్డ్ మైండ్ సెట్లో ఆలోచించడం, అందులో మరీ ముఖ్యంగా చాలా ఉత్సాహంగా అన్ని పార్టీల్లో ఉన్న మహిళా నేతలు ముందుకు రావడం నిజంగా కూడా దురదృష్టకరం. ఎందుకంటే तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गरीब अवाम को इलाज की सहूलत के लिए बस्ती दवाखानों का क़याम अमल में लाया गया। ताहम जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के वार्ड नंबर 10 वादिया सालेहीन कॉलोनी में वाक़ बस्ती दवाखाने में डॉक्टर की अदम मौजूदगी से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। इस बात की इत्तला पर जलपल्ली कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल बारी ने बस्ती दवाखाने का दौरा करते हुए जायज़ा लिया और डॉक्टर की अदम मौजूदगी पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने ये कहते हुए हैरानी का भी इजहार किया कि यहाँ पर मेडिकल अमला ही मरीजों को दवाइयाँ दे रहा है। उन्होंने हुकूमत से फौरी मज़कूरा बस्ती दवाखाने में डॉक्टर की तैनाती को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। अस्सलामुअलैकुम, मैं अब्दुल बारी, जलपल्ली वाइस प्रेसिडेंट। आज वार्ड नंबर 10 में वादिया सालेहीन में बस्ती दवाखाना है। यहाँ पे तो पब्लिक के कंप्लेंट पे मैं आज यहाँ पे आया हूँ। ये दवाखाना जो है 2 महीने से डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, और एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, कंपाउंडर है, उन्होंने दवाइयाँ दे रहे हैं यहाँ पे, और 2 महीने, और पूरे यहाँ पे गरीब लोग हैं, कोई पैसे वाला नहीं है, पैसे लगा के ट्रीटमेंट कराने वाले लोग नहीं है। एरिया वादिया सालीन है, वार्ड नंबर 10 जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में है। कानून से है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से है, मुकाबला किससे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं? अभी गवर्नमेंट भी है और यहाँ के जो जिम्मेदार है, जो जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी में जो खोले हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, यहाँ के MLA मैडम की भी जिम्मेदारी है कि अब खोले हम सर्विस में क्यों नहीं है, पब्लिक को क्या डाल के इतना परेशानी हो रही, तो उन लोगों की सहूलत में आना ना दवाखाना। तो इस चीज़ को ज़रा गौर करने की बात है। ये जानों की फिक्र करना है, मासूम लोग हैं, मासूम बच्चे हैं, पूरे रोज़ कमाने वाले लोग हैं यहाँ पे, और गरीब आवाम है। अगर पैसे रहते तो प्राइवेट हॉस्पिटल जा सकते थे लोग, मगर वो लोग गरीब आवाम है, अपने रोज़ी रोटी से जो भी है कमा के अब दवाखाना दिखाने का है। शहर हैदराबाद के इरागड्डा में वाक़ गवर्नमेंट जनरल एंड चेस्ट हॉस्पिटल सितंबर
1939 में कायम किया गया था और उस वक्त से यहाँ पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। बीबीएन के नुमाइंदे सैयद जमील अहमद ने गवर्नमेंट जनरल एंड चेस्ट हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर महबूब खान से अस्पताल की तारीख और यहाँ दी जाने वाली तिब्बी खिदमात के बारे में बातचीत की। आइए देखते हैं। आदाब नाजरीन, बीबीएन न्यूज़ चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद जमील अहमद। आज मैं आया हूं एर्रागड्डा चेस्ट हॉस्पिटल यानी टीबी हॉस्पिटल को यहां के प्रोफेसर डॉक्टर महबूब खान से आज आपकी बातचीत कराने की कोशिश करूंगा। आदाब साहब, बीबीएन न्यूज़ चैनल में आपका इस्तकबाल है। आदाब। जानना ये है, ये जो चेस्ट हॉस्पिटल है एर्रागड्डे में जब कायम हुआ था, ये कौन से साल में कायम हुआ था सर? ये 1939 सितंबर में कायम हुआ था। जब से लगातार ये हॉस्पिटल ये टीबी के लिए खुसूसन अगर तो ख़ास करके टीबी के लिए इंतज़ाम कर गया था। फिर भी जब से लेकर ऐसा जैसा बढ़ते रहा और टीबी के अलावा दूसरे बीमारी के लिए भी ये देख रहा। अभी टीबी उनका प्रूव हुआ, बोले तो वो टीबी है बोल के मालूमात हुआ। उसके लिए दवा लेना, कम से कम 6 महीने दवा लेना और डॉक्टर को रेगुलर से जब बोलते हैं डॉक्टर जब जाके टेस्ट कर लेना क्या पूरा कंप्लीट हुआ नहीं कर लेना। क्यों बोले तो इसके वजह से नौजवान लोगों को असर गिर रहा या लड़कियां हो लड़के हो, इनके लिए क्या हो रहा और ज़्यादा होने के बाद बच्चे ना पैदा होने का एक वजह है। सर और एक चीज़ जानना है सर, अपने पास यहाँ पर चेस्ट हॉस्पिटल में एलर्जी सेंटर भी कुछ ऐसा कायम हुआ करके सुने, तो ये एलर्जी सेंटर क्या है सर और किस टाइप के एलर्जीज का यहाँ पर ट्रीटमेंट होता? तकरीबन 1.5 साल से एलर्जी का सेंटर अपना हॉस्पिटल में शुरू हुआ। जब से लोग आ रहे और हफ्ते में 2 मरतबा, एक छाशुमा और हफ्ते के दिन हम 2 दिन देख रहे और एक ओपी को कम से कम 60 से 70 to 80 पेशेंट्स आ रहे। ये एलर्जी सब एलर्जी के लिए कम से कम 100 वैरायटी एलर्जी के लिए टेस्ट करते हैं यहाँ। ये पेशेंट आने के बाद तफसील से उनका हिस्ट्री लेके टेस्टा करके और दूसरा किसके वजह से इनको एलर्जी आ रहा बोल के एक स्किन प्रिक टेस्ट बोल के रहता, जो एक लिक्विड लेते हम लोग लेके ये हथेली यहाँ हाथ पे ज़रा टेस्ट करके 30 मिनट में ये पेशेंट को किसके वजह से एलर्जी हो रहा मालूमात कर लेते। इसके अलावा दूसरे एक्सरे हो और तो दूसरे टेस्ट हो पूरा मुफ्त में होते। यहाँ आने के बाद ये एलर्जी सेंटर 1.5 साल से अच्छा चल रहा। यही ट्रीटमेंट यही टेस्ट आप बाहर करना बोलते कम से कम 30 से 40 हज़ार का खर्चा आता। यहाँ पूरा टेस्ट हो ट्रीटमेंट हो पूरा मुफ्त है। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासती हुकूमत ने ज़िला आदिलाबाद में नए इंजीनियरिंग कॉलेज के क़याम को मंजूरी दी है। सेक्रेटरी महकमा आला तालीम की जानिब से इस खुसूस में एक जियो जारी किया गया है, जिसके मुताबिक ज़िला आदिलाबाद में जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद के तहत एक इंजीनियरिंग कॉलेज का क़याम अमल में लाया जाएगा। इस अहकाम में रजिस्ट्रार JNTU को मज़कूरा कॉलेज के क़याम की तैयारियों का आगाज़ करने की हिदायत दी गई है। वाज़ेह हो कि रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रमना की जानिब से चीफ मिनिस्टर KCR से इस खुसूस में नुमाइंदगी और उनके ऐलान के बाद हुक्काम ने मज़कूरा कॉलेज की मंजूरी अमल में लाई। ज़िले में नए इंजीनियरिंग कॉलेज के क़याम के ऐलान के साथ ही आदिलाबाद म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने रुकन असम्बली जोगू रमना से मुलाकात करते हुए तहनीत पेश की और इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने इसे मुकामी तलबा के रोशन मुस्तक़बिल के लिए सुनहरा कदम करार दिया। इस मौके पर पार्टी कायदीन अब्दुल मुबीन, फैजुल्ला खान, एजाज अहमद, अब्दुल क़य्यूम और दीगर मौजूद थे।
ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर सैयद शाह खैरुद्दीन खादरी ने बीआरएस की जानिब से आइंदा असेंबली इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त में सिर्फ 3 मुसलमानों को मौका फराहम करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। यहाँ पर ये वाज़ेह हो चुका है कि केसीआर असेंबली में मुसलमानों को देखना नहीं चाहते। इन्होंने ये इरादा कर चुका है, लिहाजा कानून साज कौंसिल से भी मुसलमानों को ख़त्म किया जा रहा है और असेंबली में भी वही हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर ये दावा है कि ये बीआरएस सरकार जो ना सेकुलर सरकार है, तो अब यहाँ पर अब मुसलमानों को अपनी आँख खोल लेनी चाहिए और उन अनभक्तों को के चेहरे पर जो सेकुलरिज्म का मखोटा था खुद उन्होंने उसको निकाल कर फेंका है। अब ये कट्टर फिरका परस्त बनकर सामने आए हैं। तो अब तेलंगाना के अवाम को ये देखना चाहिए कि हमारे स्टेट में एक जमहूरी हुकूमत चाहिए या कट्टर फिरका परस्त हुकूमत चाहिए। म्यूनसिपल सहाकारा मजदूर यूनियन के वर्किंग सदर व INTUC हैदराबाद के सदर आदिल शरीफ ने JHMC कमिश्नर से मुलाकात करते हुए JHMC मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए नुमाइंदगी की। उन्होंने तमाम कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग कारकुनों की खिदमात को बाकायदा बनाने, 2004 या उसके बाद तैनात मुलाजमीन के लिए NPS को ख़त्म करने और पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली का मुतालबा किया। उन्होंने JHMC के तमाम मुलाजमीन को सरकारी मुलाजमीन के बराबर हेल्थ कार्ड, हाउसिंग साइट, प्रमोशंस का भी मुतालबा किया। आदिल शरीफ है, वर्किंग प्रेसिडेंट म्यूनसिपल सहाकार मजदूर यूनियन INTUC और प्रेसिडेंट हैदराबाद INTUC से हूँ। कई दिनों से JHMC कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग वर्कर्स में बहुत शिद्दत चल रही है रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विसेज के लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग वर्कर्स JHMC के पिछले 25 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, चाहे वो सैनिटेशन में हो, एंटमोलॉजी में हो, वेटरनरी में हो, ट्रांसपोर्ट में हो, इंजीनियरिंग में हो, टाउन प्लानिंग में हो, कंप्यूटर ऑपरेटर्स है, IT सेक्शन एम्प्लॉयज़ है, 25 साल से काम कर रहे हैं। 2014 से पहले चीफ मिनिस्टर KCR साहब ने वादा किया था कि तमाम कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग वर्कर्स जो JHMC में काम करते हैं उनको सबको परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन 9 साल हो गए हैं, आज तक परमानेंट की कोई बात CM साहब ने नहीं की है। तो हम कमी बात अपॉइंट हुए, उनको कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम में लिया गया है। हम चाहते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम को ख़त्म कर ओल्ड पेंशन स्कीम में लेकर आना चाहिए, ताकि रिटायरमेंट के बाद उनको सोशल प्रोटेक्शन रहे, सोशल बेनिफिट्स वो एम्प्लॉयज़ को मिले। एक हाउस साइट्स का भी डिमांड किया है JHMC एम्प्लॉयज़ की तरफ से, और जो इम्पॉर्टेंट और एक जो डिमांड है, हेल्थ कार्ड JHMC एम्प्लॉयज़ को होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सफाई कर्मचारी काम करते हैं, वल्नरेबल वर्क है, गार्बेज में काम करते हैं, ये लोग को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, इनकी हेल्थ इफ़ेक्ट होती है, लंग्स इन्फेक्शन होते हैं। इसीलिए डिमांड किया है कि हेल्थ कार्ड इनको मिलना चाहिए, जो अदर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो मिलता है वही बेनिफिट्स इनको मिलना करके हमने डिमांड किया है। कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छा इसमें पॉजिटिव नोट लेते हुए, मिनिस्टर साहब अभी बाहर है, आए बाद जो है यूनियन की मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग फ़िक्स करेंगे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ मीटिंग फ़िक्स करके गवर्नमेंट के लेवल में जो काम है वो वहाँ पर कर देंगे, और जो डिपार्टमेंट के लेवल में काम है वो पूरे हमारे एम्प्लॉयज़ के ग्रीवेंसेस को मानने के लिए पॉजिटिव एश्योरेंस दिया है। हम कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। तेलंगाना स्टेट एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो और गोलकुंडा पुलिस ने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जो ममनू आशिया गांजे के कारोबार में मुलविस पाए गए। पुलिस ने उनके पास से 23 किलो गांजा, 1 कार, 2 मोटरसाइकिलें, 2 फ़ोन पे स्कैनर, 6 मोबाइल फ़ोन, 16 बैंक अकाउंट्स जिसमें 1.5 करोड़ रुपए जमा हैं के अलावा गांजा का कारोबार करते हुए ख़रीदे गए 2 घर, मालियत 2 करोड़ रुपए, इस तरह जुमला 4 करोड़ रुपए मालियत के सामान और जायदाद जब्त कर लिए। सबको नमस्कार। आज तेलंगाना स्टेट एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो और गोलकोंडा पुलिस जॉइंट ऑपरेशन में एक बड़ा नेटवर्क गांजा पेडलिंग का 3 लोगों को गिरफ्तार किए हैं आज। इसमें 23.4 kgs और एक स्कॉर्पियो कार और 40.3 लाख कैश और अदर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी आज हम बरामद करें। इसमें जो 3 लोग अरेस्ट हुए वो है गौतम सिंह, नीतू भाई, गौतम सिंह की मदर है नीतू भाई, और गौतम सिंह की मदर इन लॉ मधु भाई, और इन तीनों के साथ एक जुवेनाइल भी अरेस्ट हुआ है। गौतम सिंह के ऊपर 2019 में ऑलरेडी एक NDPS केस है, उसके बाद भी ये
ड्रग बेचने लगा। और नीतू बाई के ऊपर 2018 से 6 केसेस है और 2021 में इसके ऊपर एक पीडी एक्ट भी लगाया है और 2022 अक्टूबर में रिलीज होके फिर से ये बंदे में कंटिन्यू कर रही है। और ये टोटल सीज्ड प्रॉपर्टी है 22 केजेस गांजा ये बड़े पैकेट्स में और 281 सैशेट्स जो स्मॉल 5 ग्राम 10 ग्राम का पैकेट्स बना रहे हैं और एक पैकेट 250 रुपीज़ में बेच रहे हैं ये लोग। पेट से और अदर सोर्सेस से गांजा खरीद के छोटे छोटे पैकेट्स में बनाकर बेच रहे हैं और ये कैश के ज़रिए और यूपीआई के ज़रिए ये पैसे लेके गांजा नानकरामगुड़ा में जो लेबर्स और काम करने वाले प्राइवेट एम्प्लॉयज़ सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज़ वहाँ पर आके इनके पास ये किराना शॉप में खरीद रहे हैं। और ये पूरा ऑपरेशन में हम ऑलरेडी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किए हैं और बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन भी अभी बाकी है। एब्सकॉन्डिंग अक्यूज भी 6 लोग से ऊपर है, इन लोगों को भी पकड़ेंगे और जो भी फर्दर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन है उनका बैंक से पूरा आइडेंटिफाई करके सभी को हम फ्रीज करेंगे। सो टोटल ऑपरेशन में डीएसपी श्रीधर, इंस्पेक्टर रमेश रेड्डी, एसआई वेंकटरामलू और पूरा टीएस नाम स्टाफ और गोलकोंडा एसएचओ और उनका स्टाफ बहुत अच्छा काम किया है। उन सब लोगों को मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। पुराने शहर हैदराबाद के हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन हुदूद में इत्तेफाकी तौर पर गोली के चल जाने से एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। जराये के मुताबिक सूर्यापेट जिले से ताल्लुक़ रखने वाला 29 साला भूपति श्रीकांत हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल के तौर पर काम कर रहा था। गुज़िश्ता 2 माह से वो कबूतर खाना के पास गार्ड ड्यूटी अंजाम दे रहा था। आज सुबह की अव्वलीन सातों में श्रीकांत सो रहा था कि अचानक इत्तेफाकी तौर पर गोली चल गई, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां वो ज़ख्मों से जांबर ना हो सका। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। 3 बजे कृष्णा बोल के सेंट्री पीसी था अपना कबूतर खाना आउटपोस्ट पे। उन्होंने एक साउंड सुना और जाके देखे तो भूपति श्रीकांत बोल के एज 30 ईयर्स है। हेड कांस्टेबल है 1769, गार्ड इंचार्ज है। जो है रूम में कार्बाइन मिसफायर हुआ तो वो अपना सर से निकल गया एक बुलेट। तो उस पर 100 डायल करा, पीएस को कॉल करे तो पीएस पेट्रोकार में हम लोग शिफ्ट करने के बाद उस्मानिया में ट्रीटमेंट होते हुए आज सुबह जो है 6:45 को डेथ हो गया। जो है अनमैरिड है और इनके नेटिव जो है नलगोंडा है गरुड़ापल्ली। उनके पेरेंट्स को ये पोस्टमार्टम होने के बाद डेड बॉडी हैंड ओवर कर रहे हैं। 8 साल सर्विस हो गया, जिम्मेदार है। अभी उनका शादी नहीं हुआ, एक्चुअली फिक्स हुआ बोल के सुने आया। और डिटेल इंक्वायरी के बाद हम लोग डिटेल्स देंगे। सिकंदराबाद की महाकाली पुलिस ने 2 मोबाइल फ़ोन स्नैचर्स को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 9 मोबाइल फ़ोन और एक पल्सर बाइक जुमला मालियत 3.5 लाख रुपए की अशिया जब्त कर ली। नॉर्थ जोन डीसीपी चंदना दीप्ति ने प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। 144/2023 क्राइम नंबर महाकाली पीएस एक स्नैचिंग हुआ था, सेलफोन था एंड उस केस के बारे में हम जांच कर रहे थे एंड बहुत लोगों को इंक्वायरी किए लोगों से एंड सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट कर रहे थे। प्रीवियस क्रिमिनल्स को भी हमने पूरा जांच किए हैं। बहुत मेहनत के बाद हमें 2 लड़के मिले हैं। एक कृष्णा है, ये इधर के नहीं है पर इधर रहते हैं उनके सिस्टर के घर पे। 23 उम्र का है। ये रैपिडो बाइक चलाने वाला काम करता है। इसको एक सोच आया था कि हमें भी एक बाइक चाहिए एंड उसके दोस्त से एक बाइक लेंगे, बजाज पल्सर NS 200 व्हीकल। ये एक पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दाखिल कर दीजिए।
आपको 90% चांस है कि आपका फ़ोन वापस मिल जाती है। इससे ज़्यादा भी चांसेस है। आजकल हमारा टेक्नोलॉजी एक और बन गई है, जिसकी वजह से लॉस्ट फ़ोन्स को भी हम ढूंढ के दे रहे हैं। तो स्नैचिंग का तो बिल्कुल आप डेफिनेटली पुलिस स्टेशन पर कंप्लेंट देनी चाहिए। ये लोग कब से कर रहे हैं मैडम, कितने दिन से कर रहे हैं? ये तो 1 महीने से 15 डेज से कर रहे हैं। उसके पहले इनका हिस्ट्री हमें इतना पूरा नहीं पता है, पर नेक्स्ट पुलिस कस्टडी में लेके और जांच करने वाले हैं। रच्चाकुंडा साइबर क्राइम पुलिस ने चीनी कारकुनों से मुंसलिक एक लोन ऐप धोखाधड़ी और हरासा करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस गैंग के 5 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 3 लैपटॉप, 6 मोबाइल फ़ोन, 18 सिम कार्ड्स, एक डेबिट कार्ड और 1.5 लाख रुपए जब्त कर लिए। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर DS चौहान ने प्रेस मीट करते हुए कहा कि एक चीनी शहरी गीना हिंदुस्तानी शहरियों को मुलाजमत देकर लोन ऐप रैकेट चलाते हुए लोगों से भारी रकम लूट रही थी। फ्रॉड के मामले में इससे पहले भी सभी शहरियों से हमने अपील की थी कि इसमें सबसे बड़ी जो हम लोग प्रिकॉशन ले सकते हैं वो शहरी के हाथ में होता है कि कोई भी आपके पास में डाउटफुल या सस्पिशियस मैसेज, कॉल, फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आए तो मेरा सबसे एक बार फिर से इल्तिजा है कि आप लोग इसके बारे में बहुत प्रिकॉशन लें। इसी सिलसिले में हमने आज 2 बड़े बड़े गैंग को पकड़ा है। पहला गैंग लोन ऐप के जरिए, जिसमें जीना नाम की एक लड़की चाइना में रह के वहां के सर्वर से हैंडी लोन ऐप, एक ऐप के जरिए जो सब लोगों को लोन के बारे में इंड्यूसमेंट, प्रलोभन देना, उनको थोड़ा आशा देना कि इजी लोन, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई प्रोसेसिंग फी नहीं है करके जिन लोगों को जरूरत पड़ती है वो तुरंत वो बगैर चेक किए या बगैर वेरीफाई किए उस ऐप को डाउनलोड करते ही उस ऐप के जरिए पूरे की पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट, पूरी की पूरी गैलरी और कुछ केसेस में इवन माइक परमिशन भी उस ऐप को चली जाती है, जिससे कि उसके सर्वर में सारी की सारी आपकी इंफॉर्मेशन चुरा ली जाती है। उसके बाद ये लोग 2-3 दिन के बाद में उस लोन के वापस करने के लिए आपको परेशान करना शुरू करते हैं। चूंकि विदाउट की सिक्योरिटी से दिया गया है, 10 से लेकर 15% का माइक्रो फाइनेंस टाइप का रहता है, तो उसके बाद में 20%, 30% से लेके समय के साथ ये 50% तक भी इनका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। इस तरीके से एक इंसान को डेट ट्रैप में लाके उसको ब्लैकमेल करके उससे पैसा वसूल करना, एक्सटॉर्शन करना, ये इस गिरोह का काम था। उसके तहत जो 5 इनके लोकल एजेंट थे, जिसमें कि आशुतोष, जो आप प्रेस नोट में देख रहे हैं, आशुतोष मिश्रा, लवनीत, प्रशांत और विकास, इन सभी लोगों को आप इजी घर बैठ के पैसा कमाइए ऐसे मैसेज देखने के बाद इसमें इंड्यूस किया गया और उसके बाद इनको एक लिस्ट आती थी। उस लिस्ट के जरिए उन सभी लोगों की जिनके पास कितना कितना पैसा बाकी है और साथ ही उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट और गैलरी भी दी जाती थी। ये लोग पहले उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेज के उनको डरा धमकाते थे और कुछ केसेस में मॉर्फिंग ऐप भी उनके मोबाइल में, उनके लैपटॉप में मिली है, जिसके जरिए मॉर्फिंग करने की धमकी दे के कुछ केसेस में मॉर्फिंग करके उससे पैसा वसूल करके उसका 10 से 20% कमीशन ही वसूल करते थे। बहुत ही ये एक गंभीर समस्या है जो देश में फैली हुई है और इसमें राचाकुंडा पुलिस ने पहल करके एक बहुत बड़े ये गैंग को पकड़ा है। तो मैं सभी लोगों से फिर से एक बार अपील करूंगा, इस तरीके की जो अनवेरिफाइड ऐप हैं उनको ना तो आप डाउनलोड करें, उनसे लोड तो कतई ना लें। रच्चाकुंडा साइबर क्राइम पुलिस ने 2 नाइजीरियन बाशिंदों को गिरफ्तार किया है जो गिफ्ट पार्सल भेजने के बहाने लोगों को धोखा दे रहे थे। पुलिस ने मुलजिमीन के पास से 6 मोबाइल फ़ोन और 1,78,000 रुपए की नकदी जब्त कर ली। गिरफ्तार अफराद की शनाख्त ओ सिल्वेस्टर और ए एंड्योरेंस चोकोवा के तौर पर की गई है। दोनों डेल्टा स्टेट नाइजीरिया के असाबा शहर के रहने वाले हैं। यूरोपीय शहरी के तौर पर ख़ुद को पेश करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये लोगों से रब्ता करते थे और गिफ्ट्स के बहाने उन्हें लूट लिया करते थे। रच्चाकुंडा पुलिस ने एक शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए दोनों मुलजिमीन को वेस्ट दिल्ली के तिलक नगर से गिरफ्तार किया है। मुलजिमीन के खिलाफ हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा में 5 मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं। झूठे प्रोफाइल बना के, यूरोपियन प्रोफाइल बना के पहले लोगों से फ्रेंडशिप करते थे। थोड़ा सा भरोसा आ जाने के बाद और ज्यादा फ्रेंडशिप होने के बाद, फोन पे बातें शुरू करने के बाद
हम आपको एक गिफ्ट भेजना चाह रहे हैं यूरोप से। मैं यहाँ पे मर्चेंट नेवी में काम करता हूँ, अकाउंट में काम करता हूँ, सॉफ्टवेयर में काम करता हूँ, और एज ए टोकन ऑफ माई फ्रेंडशिप आई वांट टू सेंड ए गिफ्ट कह के उनको जो है गिफ्ट नहीं भेजा जाता था, उनको बोला जाता था। और उसके बाद वही लोग, ये दो लोग, अपना दूसरा इंसान, उसमें एक कस्टम ऑफिसर बोल रहा हूं, आपके यहाँ पे एक यूरोप से बहुत एक्सपेंसिव गेस्ट आया, उसकी कस्टम क्लियरेंस के लिए इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, ये कह के बहुत लोगों को चीट करते हैं। तो इन दोनों नाइजीरियंस को भी हमने केस बुक करके गिरफ्तार कर लिया गया है, जो एक कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से दोनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। रच्चाकुंडा पुलिस ने चारशंबे के रोज 2 अफराद को गिरफ्तार किया है जो गांजा ले जा रहे थे और उनके पास से 100 किलोग्राम ममनुआ गांजा जब्त कर लिया गया। पुलिस ने उनके पास से ममनुआ 100 किलो गांजा जब्त करने के साथ एक कार और 2 मोबाइल फोन्स भी जब्त किए हैं। पुलिस ने मुलजिमीन भुवन और वरुण के खिलाफ कीसरा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करते हुए दोनों को अदालत में पेश किया, जबकि दीगर 2 मुलजिमीन मफरूर बताए गए हैं जिनकी तलाश जारी है। जो बाकी सिंथेटिक ड्रग्स हैं उन सब के ऊपर भी हम लोगों की नज़र लगातार बनाए हुए, उसी तहत ये 2 एक्यूज साबिर और विनय, जो कि एक सुरेश नाम के आदमी से वाइजैक में कांटेक्ट करके वहां से गांजा सप्लाई लेते थे। लोकल सप्लाई के साथ साथ छोटू नाम का एक व्यक्ति महाराष्ट्र में सप्लाई करते थे। उसी में ये उड़ीसा की सीरीज की गाड़ी से 100 किलोग्राम गांजा लाते हुए ये लोग पकड़े गए। इसमें इन्होंने इससे पहले किस किस को सप्लाई किया, कौन कौन लोग इसमें लिप्त हैं, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सभी लोगों के ऊपर कानून के हिसाब से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान ने रकम की तारीख, चंद्रयान-3 की चांद की सतह पर कामयाब लैंडिंग। पीएम मोदी ने कहा, यह नए हिंदुस्तान के जश्न मनाने का वक्त है, ये लम्हा बेमिसाल है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने किया जिला मेदक का दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती व फलाही कामों में लिया हिस्सा। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया निजामिया तिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल का दौरा, चारमीनार रुकन असेंबली मुमताज़ अहमद खान और दीगर के साथ किया मुआयना। ख़वातीन रिजर्वेशन बिल मेरा ज़ाती एजेंडा नहीं है, एमएलसी कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दिसंबर में बिल के लिए दोबारा की जाएगी जिद्दोजहद। पुराने शहर हैदराबाद में इत्तेफाकी तौर पर गोली चल जाने से हेड कांस्टेबल की मौत, हुसैन आलम पुलिस पूरे मामले की कर रही है छानबीन। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।